आज इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे ITR 3 को और यहाँ पर हम कवर करेंगे सैलरी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, आपने शेयर मार्केट के अंदर कोई शेयर सेल किए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में या फिर कोई म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, वहाँ से आपको कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है। और अगर आपका कोई बिजनेस है या आप एक प्रोफेशनल हैं और आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो है अपनी इनकम को दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि ITR 2 आप फाइल करेंगे तो वहाँ कैपिटल गेन और सैलरी तो दिखा देंगे, बट वहाँ प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो आप अपनी बिजनेस की इनकम दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखा पाएंगे। इसी तरीके से आप ITR 4 भी यहाँ फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ PGBP और सैलरी तो दिखा देंगे बट कैपिटल गेन नहीं दिखा पाएंगे। तो इसके लिए आपको ITR 3 ही फाइल करनी पड़ेगी। और ITR 3 जो होता है एक वाइड फॉर्म है, यहाँ पर आपको हर हेड की इनकम जो है वो दिखा लेते हैं, क्योंकि ITR 1, ITR 2 और ITR 4 इन फॉर्म्स के अंदर तो रेस्ट्रिक्शन होती है, हर तरीके की इनकम आप यहाँ नहीं दिखा पाते हैं। बट ITR 3 के अंदर पांचों हेड से आप इनकम को कवर कर लेते हैं, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, सैलरी की इनकम हो, अदर सोर्सेज की इनकम हो, बिजनेस की इनकम हो, प्रोफेशन की इनकम हो या फिर कैपिटल गेन हो। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे ITR 3 को, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल हैं तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर कैसे अपनी इनकम को दिखा सकते हैं। क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं तो बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और इसी तरीके से प्रोफेशन के केस में आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूँ 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में फिर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं, जहां पर आपको एक मिनिमम परसेंटेज तो दिखाना ही होता है। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। तो जब आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। अगर आप अपनी ITR को फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन ID क्रिएट करना पड़ेगा। वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम ITR 3 को फाइल कर लेते हैं। या तो आप फाइल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ असेसमेंट ईयर के लिए बोलेगा। आप असेसमेंट ईयर 2023-24 जो है वो चूज़ कर लीजिए, ऑनलाइन मोड कर लीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडिविजुअल ले लेगा, आप इंडिविजुअल रहने दीजिए। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं हैं तो उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर अब आपको वो फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो हमें ITR 3 फाइल करनी है तो हम ITR 3 चूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने ITR 1, ITR 2 और ITR 4 पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इन तीनों ही वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ITR 3 को चूज़ कर लेते हैं, प्रोसीड विद ITR 3 कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम प्रोसीड विद ITR करेंगे तो लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे कुछ आपको इस तरीके से जो है विंडो नज़र आ जाएगी। तो अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है, आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं मीन्स आपकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है और आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो दोस्तों 3 लाख से ज़्यादा है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टैब दिखाएगा, जर्नल टैब दिखाएगा, इनकम, बिजनेस, डेप्रिसिएशन, डिडक्शन, टैक्स और अदर। तो सारे आपको ये सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले जनरल टैब है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। इनकम टैब पे आ जाइए। तो अब इनकम टैब के ऊपर देखिए जो इनकम आपको वहाँ पे दिखानी है ITR में वो चूज़ कर लीजिए, जो नहीं दिखानी है आप उसको अनटिक कर दीजिए। तो अगर आपको सैलरी दिखानी है तो इसको टिक रहने दीजिए, अगर आप सैलरी नहीं दिखाना चाहते तो इसको अनटिक कर सकते हैं। इसी तरीके से हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी यहाँ दिखाना चाहते हैं तो टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनटिक कर दें। इसी तरीके से शेड्यूल कैपिटल गेन मुझे दिखाना है, सेक्शन 112 के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, वो भी हम दिखा देंगे। तो नीचे टिक रहने दीजिए। देखिए अदर सोर्सेज की इनकम आ गई, स्पेशल रेट की इनकम आ गई। तो देखिए ये सारे ही शेड्यूल आपके जो हैं जिस तरीके से दिखा रहे हैं उसी तरीके से आप रहने दीजिए। बाकी सिंपली आप जो भी आपके शेड्यूल ऊपर टिक करने हैं, आपको अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट से कोई इनकम दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं। तो जो शेड्यूल आपको चाहिए उसको टिक कर दीजिए, बाकी को आप अनटिक रहने दीजिए। उसके बाद आप बिजनेस में आ जाइए। तो जैसे ही आप बिजनेस में आएंगे तो देखिए शेड्यूल नेचर ऑफ बिजनेस आपका आ रहा है, इसको रहने दीजिए। शेड्यूल बैलेंस शीट हो गई, शेड्यूल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया। तो शेड्यूल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वगैरह दोस्तों क्योंकि हम प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम को दिखा रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं, बट ये अनटिक नहीं करेगा। तो जो बाय डिफॉल्ट इसको टिक है आप टिक रहने दीजिए, आप इसमें कुछ मिस कीजिए, हम आगे इसको जो है केवल कंफर्म ही कर देंगे। तो देखिए सारे ही तरीके के आपको शेड्यूल नजर आ जाएंगे, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऊपर आ जाना है। डेप्रिसिएशन का शेड्यूल आ जाएगा, इसको कुछ मत कीजिए। डिडक्शन के शेड्यूल पे आ जाइए। अब देखिए डिडक्शन के अंदर क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर
आप 80C से 80U के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 80G के अंदर अगर आपने कोई डोनेशन दी है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अनटिक रहने दे सकते हैं। तो मैं अनटिक कर देता हूँ इसको दोस्तों। सिंपली आप नीचे आएंगे तो अगर आपने कोई मेडिक्लेम की पॉलिसी ले रखी है तो मेडिक्लेम को आप टिक कर सकते हैं 80D के अंदर। इसी तरीके से 80 की डिडक्शन आ जाएंगी आपकी बहुत सारी। इस तरीके से चैप्टर 6A की डिडक्शन आ जाएंगी। तो चैप्टर 6A के अंदर आप 80C से लेकर 80U तक बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे 80C के अंदर 1.50 लाख तक की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे आपको PPF हो गया, LIC हो गया, होम लोन प्रिंसिपल हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह की डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। तो इसको टिक रहने दें। अगर ये वाला जो ऑप्शन है आप ये इसको अनटिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं दिखानी है। तो आप फर्दर ऊपर आ जाइए। अब यहाँ टैक्स के कॉलम पे आ जाइए। तो जैसे ही आप टैक्स के कॉलम पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सारे ही टिक दिखाई देंगे, आप टिक रहने दीजिए। अब देखिए नीचे आपको शेड्यूल ऑफ टैक्स पेमेंट, शेड्यूल ऑफ TDS है, तो आप इनको जरूर टिक कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आप टिक करेंगे TDS पे तो ऑटोमेटिकली ये तीनों ही शेड्यूल आपके टिक हो जाएंगे। तो इन पर टिक करके रखिए, क्योंकि अगर आपने कोई TDS वगैरह जमा करवाया होगा तो वहाँ आपको वो नजर आ जाएगा। इसी तरीके से आप अदर पे आएंगे तो इनमें कुछ मत कीजिए, आप इनको जो सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहने दीजिए। और लास्ट में आने के बाद अब आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये आपसे फर्दर पूछेगा कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे आप जो है इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रेजिम इन अर्लियर ईयर। तो क्या आपने सेक्शन 115 BAC के अंदर पहले कभी न्यू टैक्स रेजिम चूज़ किया है। तो हमने नहीं किया, हम नो कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप येस कर देंगे तो आपको फिर एक फॉर्म भी फाइल करना पड़ता है इसके लिए, तो आप इसको नो रहने दीजिए। तो हमने कभी नहीं किया है। उसके बाद ऑप्शन फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, तो करंट असेसमेंट ईयर में आपसे पूछ रहा है कि अभी आप ऑप्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम जो है ऑप्ट कर लेंगे तो उस केस में फिर आपको 80C से लेकर 80U तक जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से देखिए दोस्तों, आपको सैलरी के केस में जो भी एग्जम्पशन मिलती है, जैसे HRA की एग्जम्पशन मिलती है या लीव ट्रैवल अलाउंस की आपको एग्जम्पशन मिलती है, तो वो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेंगी। तो देखिए यहाँ नीचे आपको नोट भी दे रहा है, इफ ऑप्टेड इन फॉर द फर्स्ट टाइम और ऑप्टेड आउट प्लीज इंश्योर टू फाइल फॉर्म 10IE। अगर आप फर्स्ट टाइम दोस्तों अगर चूज करेंगे इसको न्यू टैक्स रेजिम को, तो इसके लिए आपको पहले फॉर्म 10IE जो है वो फिल करना पड़ेगा। तो हमारे केस में नो है। अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये इस पेज पर ले आएगा। तो देखिए सबसे पहले ही इसने सैलरी की एग्जम्पशन आपसे पूछना शुरू कर दी है, क्योंकि हमने सैलरी इनकम सेलेक्ट की है तो इसने सैलरी से रिलेटेड एग्जम्पशन दिखा दी है। तो सबसे पहली एग्जम्पशन ये बता रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। तो अगर आपको कुछ इस तरीके की एग्जम्पशन मिलती है तो आप देख लीजिए। तो जब आप अपनी सैलरी की इन्फॉर्मेशन जो वहाँ फिल करेंगे दोस्तों, तो बाय डिफॉल्ट ही वहाँ पर आपका जो फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर ने आपको इशू किया होगा, तो वहाँ से सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि वो AIS और 26AS से ऑटो पॉपुलेट होता है ये जो इनकम टैक्स का पोर्टल है। तो आपके 26 या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से आप बोल सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएंगी, सिर्फ आपको अपने फॉर्म 16 से चेक करनी है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, होम हॉस्टल अलाउंस मिलता है, आप यस कर सकते हैं। तो देखिए जो सबसे फेमस डिडक्शन होती है वो HRA की डिडक्शन सबसे फेमस डिडक्शन होती है। तो यहाँ पर आप इसको यस कर सकते हैं और आपके फॉर्म 16 में जो भी आपको HRA की डिडक्शन मिली है आप वहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ फिल नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। जब हम वहाँ सैलरी अपनी फिल करेंगे आगे तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ 50,000 का जो है HRA की एग्जम्पशन दिखा देता हूँ, आप फॉर्म 16 चेक कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको कोई LTA मिलता है तो आप LTA को भी चूज़ कर सकते हैं, इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रहने दें। इसी तरीके से आप देख लीजिए जो भी आपको एग्जम्पशन मिलती है आप उसको यस कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो अब आपको ये डिडक्शन के पेज पर ले आएगा। तो आप डिडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको उसकी इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिल जाती है। तो इस तरीके से पहले आपने कोई डोनेशन कोई पे की है तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो रहने दें। इसी तरीके से आपको सेक्शन 80GG के अंदर कोई डिडक्शन मिल सकती है। नीचे आप आएंगे तो देखिए सबसे जो फेमस सेक्शन होता है 80C का जो सेक्शन होता है वो सबसे फेमस सेक्शन होता है, जहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है आप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए PPF के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, LIC हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, 5 ईयर टैक्स सेवर FD हो गया, होम लोन प्रिंसिपल, बच्चों की ट्यूशन फीस, इस तरीके से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आपने की है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रहने दे। तो आप यस कर दीजिए, आगे आप इसको जो है फिल कर सकते हैं। तो नीचे आप आएंगे तो देखिए सारी ही आप एक बार चेक कर लीजिए। 80D में भी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। तो आप नीचे आ जाइए, अब इसको भी जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी मैंने कंटिन्यू कर दिया है। अब देखिए अब ये बिजनेस से रिलेटेड आपसे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, क्योंकि हम प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम को शो करना चाहते हैं। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर एनी बिजनेस। तो आप यहाँ यस कर सकते हैं, क्योंकि हम 44AD के अंदर अपनी बिजनेस इनकम दिखाएंगे प्रिजम्पटिव बेसिस पर। अगर आप नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आगे भी आपको ये ऑप्शन देगा। तो आप यस कर सकते हैं, या आप इसको कुछ मत कीजिए, हम आगे जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप नीचे आ जाइए और अब इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पेज को कंटिन्यू कर देंगे
तो देखिए यहाँ पे आपसे भी ओके करने के लिए बोलेगा, आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए अब आपको यहाँ बहुत सारे टैब नज़र आ जाएंगे, पार्ट ए, जर्नल, नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। आप नीचे आएंगे फर्दर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, शेड्यूल सैलरी, शेड्यूल बीपी। तो आपको सारे ही फॉर्म जो है, सारे ही ये जो टैब हैं ये कन्फर्म करते चले जाने हैं। तो इसमें कुछ टैब पे तो आपको काम करना पड़ेगा, बाकी को आप सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और कंफर्म कर देंगे। तो सबसे पहले पार्ट है जर्नल, देख लीजिए। तो जर्नल के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं जर्नल के ऊपर क्लिक करूँगा तो दोस्तों आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो नज़र आ जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आ जाएगी, फाइलिंग सेक्शन, ऑडिट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल। तो देखिए इसमें जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाती है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है फाइलिंग सेक्शन और ऑडिट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल। ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फाइलिंग सेक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आप फाइलिंग सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही दिखा देगा, कुछ नहीं करना है। हम ऑलरेडी सेक्शन 115 बीएससी को नो कर चुके हैं पीछे, तो इसने नो दिखा दिया है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब देखिए आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, तो आप यहाँ रेजिडेंट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डे और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लीजिए। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये नो है, इसको नो रहने दीजिए। फर्दर आप का नो है नीचे। अब यहाँ देखिए पूछेगा वेदर यू आर एन एफएफआई और एफपीआई, इसको आप नो कर दीजिए दोस्तों। अब फर्दर आप नीचे आएंगे, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हैं तो उसको नो कर दीजिए, हैं तो आप यस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हैं तो उसको यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, इसको भी नो कर दीजिए। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर आपके पास हैं तो मैक्सिमम केसेस में ये नो होता है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, आपके केस में कुछ एप्लीकेबल तो नहीं होता है। तो ये नो करने के बाद आप इसको अब सेव कर सकते हैं। तो देखिए आपने ये सेव कर दिया है। अब आपसे ये ऑडिट इन्फॉर्मेशन के बारे में बोलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये बहुत सारे लोग इसको लेके जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सिलेक्ट क्या करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ITR 3 की, और इसी के बेस पे जो है आप आगे सारी ही इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा, आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। तो 44AA के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने होते हैं दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इसी तरीके से टैक्स ऑडिट 44AB के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 44AD 44AE, तो ये सारी ही वीडियो आप देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप 44A के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लाइबल हैं। तो लेकिन देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हम यहाँ पर अपनी बिजनेस इनकम को दिखाएंगे और प्रीजम्पटिव बेसिस पर दिखाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम सेक्शन 44AD के अंदर जो है अपनी इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो सेक्शन 44AD ये कहता है कि अगर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है, इसी तरीके से आप एक प्रोफेशनल हैं, तो 44AD के अंदर अपनी आप ITR फाइल कर सकते हैं। और आपका जो प्रोफेशनल है और आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपली एक मिनिमम परसेंटेज जो इन सेक्शन के अंदर बताई गई है अपनी टर्नओवर का या ग्रॉस रिसिप्ट का, वो जो है अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको कि हम प्रिजम्पटिव सेक्शन के अंदर जाएंगे, तो इसलिए मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। जब मैं 44AD चूज़ कर लेता हूँ तो मैं इसको येस कर देता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस इनकम दिखाऊंगा अपनी 44AD के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, तो मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो नो कर दिया, इसको येस कर देता हूँ। इसी तरीके से टैक्स ऑडिट मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं 44AD के अंदर जो है ITR फाइल कर रहा हूँ। तो आप नीचे आ जाइए, फर्दर इसको भी नो कर दीजिए, और अब जो है आप इस इन्फॉर्मेशन को भी सेव कर सकते हैं। तो आपने ऑडिट इन्फॉर्मेशन भी सेव कर ली है। आप बैंक डिटेल पे आ जाइए। तो जैसे ही बैंक डिटेल पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका हमेशा एक बैंक जो है दोस्तों वो प्रॉपर्ली वैलिडेटेड होना चाहिए रिफंड के लिए। तो मैंने सारे ओके कर दिए हैं। अब मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको कन्फर्म करूँगा, तो देखिए दोस्तों जैसे ही इसको मैंने कन्फर्म किया तो मेरा जो पहला टैब है वो कन्फर्म हो चुका है। तो पार्ट ए जर्नल जो है वो कन्फर्म हो चुका है। अब हम नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस आप देख लीजिए। तो देखिए जैसे ही आप नेचर ऑफ बिजनेस पे आएंगे तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा, आपको नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ बताना पड़ेगा। तो ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आप अपना नेचर ऑफ बिजनेस बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो देखिए आप यहाँ आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनमेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन टूल्स। तो इसी तरीके से आपका किसी भी तरीके का बिजनेस है, सपोज मैं यहाँ पर रिटेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ मोटर व्हीकल, इसी तरीके से सेल ऑफ मोटर पार्ट, रिटेल सेल ऑफ ऑटोमोटिव फ्यूल, रिटेल ऑफ बीवरेज, रिटेल ऑफ अदर गुड्स इन स्पेशलाइज्ड स्टोर, रिटेल
सेल इन नॉन स्पेशलाइज स्टोर, रिटेल्स ऑफ टेक्सटाइल, रिटेल सेल ऑफ अदर हाउस होल्ड अप्लायंस, रिटेल सेल ऑफ हार्डवेयर, पेंट, ग्लास। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों जो भी आपका ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मेडिकल फील्ड में है तो यहाँ मेडिकल डालेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे से एक बार सर्च कर लीजिए। अगर आपका कोई रिटेल का बिजनेस है किसी भी तरीके का, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो दोस्तों आप रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और सिंपली यहाँ पर जो भी आपका काम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेड नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं या जो भी आपने प्रोप्राइटरशिप का नाम रजिस्टर्ड करवाया हुआ है वो आप डाल सकते हैं। तो सपोज अगर आपका कोई जनरल स्टोर है या मेडिकल स्टोर है, जो भी आपका नाम है वो आप दे सकते हैं। तो आप अपना नाम भी यहाँ सिंपल डाल सकते हैं। सपोज आपका नाम अगर विवेक है तो आप यहाँ विवेक मेंशन कर दीजिए। तो आपका जो भी पैन कार्ड का नाम है या प्रोप्राइटरशिप का ट्रेड नेम है वो डाल सकते हैं। या विवेक एंटरप्राइजेज है तो आप यहाँ विवेक एंटरप्राइजेज जो है वो डाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली लिख देंगे जो भी आपका काम है। सपोज आपका अगर जनरल स्टोर है, कोई करियाना स्टोर है, तो आप यहाँ पे जनरल स्टोर मेंशन कर सकते हैं और आप इस इन्फॉर्मेशन को जो है ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो ऐड हो जाएगी और मैं नीचे आके इसको अब जो है वो कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए मैंने जो कोड सिलेक्ट किया है वो 09028 जो है वो कोड सिलेक्ट किया है। तो ये आगे भी मुझे जो है एक बार मेंशन करना पड़ेगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा 09028। तो अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए जो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है दोस्तों, जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूँगा तो जो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है देखिए वो भी कंफर्म हो चुका है। तो 2 टैब मेरे कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद पार्ट ए बैलेंस शीट में हम आ जाएंगे। तो पार्ट ए बैलेंस शीट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप पार्ट ए बैलेंस शीट पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही सिलेक्ट किया है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे। तो अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते फिर तो यहाँ आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ती, सोर्स ऑफ फंड डालना पड़ता है। इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ फंड में ऐड डिटेल करके जो भी आपके फंड के एप्लीकेशन आपने किया है, जहाँ पर भी फंड यूज़ किया है वो देना पड़ता। तो एक तरह से आपको प्रॉपर बैलेंस शीट बनानी पड़ती। बट हमने तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की हैं, तो इसलिए हम नो अकाउंट केस जो है वो चूज़ कर लेंगे और सिंपली यहाँ 4 इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देंगे। तो देखिए अब आपके सनडे डेटर क्या है। तो सनडे डेटर का मतलब ये होता है आप कोई बिजनेस करते हैं, आपने 31 मार्च 2023 तक मीन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कोई उधार में माल अगर सेल किया होगा और उसका पैसा आपके पास नहीं आया होगा तो उसको आप सनडे डेटर बोलते हैं। तो आप यहाँ पर उसकी मेंशन कर दीजिए। सपोज आपका 20,000 का अमाउंट है वो मेंशन कर देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों ये आप एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर बना के रखें ताकि आप यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर सकें। इसी तरह सनडे क्रेडिटर क्या होता है, अगर आपने कोई उधार में माल परचेज किया होगा अपने बिजनेस के लिए तो वो पेमेंट आपको करनी होगी। तो 31 मार्च 2023 तक अगर आपने वो पेमेंट नहीं किया तो वो अमाउंट मेंशन कर दीजिए। सपोज 15,000 की वो अमाउंट है। इसी तरीके से आपके पास अगर कोई बिजनेस करते हैं आप सेल परचेज का, तो कुछ स्टॉक इन ट्रेड भी आपके पास होगा, मीन्स कुछ माल भी आपके पास पड़ा होगा। तो सपोज 10,000 का वो माल है वो मेंशन कर दीजिए। इसी तरीके से आपके पास कुछ कैश बैलेंस भी होगा, तो सपोज आपका 10,000 रुपये का कैश बैलेंस है वो मेंशन कर देता हूँ। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव कर लेनी है। तो मैं सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद आपको इसको भी कंफर्म कर देना है। तो देखिए ये आपसे पूछेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा, आप सिंपली इसको ओके कर दीजिए। तो आप इसको ओके कर देंगे तो देखिए आपका जो ये वाला टैब है वो टैब भी जो है वो सेव हो जाएगा। तो देखिए अभी थोड़ा स्लो है सिस्टम। तो देखिए जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो देखिए आपका जो पार्ट ए बैलेंस शीट होगा दोस्तों उसको भी ये कंफर्म कर देगा। तो देखिए आपके 3 जो टैब हैं वो कंफर्म हो चुके हैं, पार्ट ए बैलेंस शीट भी कंफर्म हो चुका है। तो देखिए अब आगे पार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग पूछेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर लास्ट में आ जाना है और लास्ट में आकर इसको भी जो है वो कंफर्म कर देना है, क्योंकि दोस्तों हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह कुछ मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप लास्ट में आ जाएँ, इसको कंफर्म कर दें तो ये वाला टैब भी आपका देखिए दोस्तों कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए आपका ये वाला टैब भी देखिए कंफर्म हो चुका है, आपको कुछ करना नहीं है। ऐसे ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली आप इसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे ये रिवेन्यू ऑपरेशन पूछेगा। तो ये आप तभी में डिटेल फिल कर सकते हैं जब आपके ऊपर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन कर रहे होंगे। तो इसमें भी आपको सिंपली नीचे आ जाना है और इसको कन्फर्म कर देना है। तो देखिए मैंने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो देखिए दोस्तों ये वाला टैब भी अब आपका कंफर्म हो चुका है। अब आपके जो काम का टैब है दोस्तों वो P&L वाला टैब है। तो आपके जब आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी इनकम दिखाते हैं तो 2 टैब आपके काम के रहने वाले हैं, एक तो आपका पार्ट ए बैलेंस शीट और एक आपका पार्ट ए P&L। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वो नज़र आ जाएगा। तो P&L के अंदर भी आपको क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना है, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना है, क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आपको सिंपली लास्ट में आ जाना है। तो लास्ट में आप आएंगे तो देखिए यहाँ आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, एक प्रिजम्पटिव इनकम, एक नो अकाउंट केस। तो क्योंकि यहाँ हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं अदर देन फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उसके अलावा हमारा कोई बिजनेस है तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन
या फिर आप इंट्राडे करते तो दोस्तों आप नो अकाउंट केस में आपको जाके इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी। तो इसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ, 2 या 3 दिन में इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो देखिए अब आप प्रिजम्पटिव इनकम के बेस पे जो अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इस ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देगा, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड कैरियर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप बिजनेस, अगर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं है तो प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं सेक्शन 44 AD के अंदर। इसी तरीके से आपका कोई प्रोफेशनल है और आपकी ग्रॉस रिसिप्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप 44 ADA के अंदर जो है अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 2 सेक्शन है दोस्तों देखने में बड़े इजी लगते हैं, बट आपको यहाँ बहुत ही समझदारी से काम करना होता है। तो पहले मैं एक प्रोफेशन का भी आपको समझा देता हूँ। सपोज आप कोई प्रोफेशनल है तो सबसे पहले तो यहाँ पर जाके आप अपनी प्रोफेशन की डिटेल ऐड कर लीजिए। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो प्रोफेशनल केस में क्या होता है, अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होता है तो सेक्शन 44 ADA आपको ये राइट देता है कि आप एटलीस्ट 50% उसका दिखा दीजिए। तो सपोज ग्रॉस रिसिप्ट आपकी इस ग्रॉस रिसिप्ट आपकी इस प्रोफेशन के अंदर 10 लाख रुपए होती, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 5 लाख रुपए तो दिखाना ही पड़ता है, मीन्स 50%। बट ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम 50% ही दिखाना है। तो देखिए यहाँ साफ मेंशन किया हुआ है 50% ऑफ 62I और द अमाउंट क्लेम टू हैव बीन अर्नड विच एवर इज हायर। दोस्तों अगर आपने एक्चुअल में 5 लाख से ज़्यादा कमाया है, 50% से ज़्यादा कमाया है, तो आपको वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख रुपए का 50% दिखा दिया बट आपका जो प्रोफेशन है उसमें आपको 80% तक प्रॉफिट हो जाता है और आप सोचेंगे कि मैं 5 लाख रुपए दिखाता हूँ और अपनी ITR फाइल कर देता हूँ, तो इससे आपको क्या है फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट 50% से ज़्यादा है, जैसे अगर मैं बात करूँ 10 लाख का, मैं 50% 5 लाख होता है, बट आपके प्रोफेशन में सपोज करें 80% का आपको मार्जिन है, तो आप यहाँ पर 8 लाख रुपये दिखाइए, 5 लाख मत दिखाइए। तो विच एवर इज हाइयर आपको दिखाना होता है। एक्चुअल में प्रॉफिट अगर आपको ज़्यादा होता है तो आपको हमेशा ज़्यादा दिखाना होता है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए ही बोल रहा था। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ है, इफ इनकम इज लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्स ऑडिट। तो अगर आपने ये एक बार सेक्शन चूज कर लिए हैं तो यहाँ पर आपको इतना दिखाना ही पड़ेगा मिनिमम जो 50% है। अगर आप इसे नीचे दिखाना चाहेंगे तो फिर आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा और टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ मैं कुछ फिल नहीं करूँगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब मैं बिजनेस में आ जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों बिजनेस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था हम बिजनेस की ITR फाइल कर रहे हैं, तो ऐड डिटेल कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो ऐड डिटेल में दो मैंने कोड दोस्तों चूज़ किया था, वो मैंने कोड चूज़ किया था 09028। तो 09028 का जो है वो मैंने कोड चूज़ किया था। सॉरी यहाँ पे कोड आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मेरा जो बिजनेस कोड था वो 09028 था, 09028। तो ये वाला मेरा कोड था रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट जो मैंने ऊपर सिलेक्ट किया था। तो जो नेम ऑफ बिजनेस है आपका दोस्तों, जो भी आपका नाम था, जैसे मैंने यहाँ विवेक एंटरप्राइजेस डाला था, वो आप फिल कर दीजिए। आप अपना यहाँ नाम भी फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली लिख सकते हैं जनरल स्टोर, या आपका कोई मेडिकल स्टोर है तो वो लिख सकते हैं। जो भी आप काम करते हैं आप सिंपली यहाँ मेंशन कर दीजिए। तो देखिए अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो अब सिंपली आपको यहाँ पे देखिए ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, तो यहाँ पर भी वही होता है। बिजनेस के केस में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी बैंकिंग मोड में, डिजिटल मोड में जो आपकी रिसिप्ट होती है, टर्नओवर होता है, उसका तो आपको मिनिमम 6% दिखाना पड़ता है। और वहीं अगर आपकी कुछ कैश के अंदर सेल है, कोई टर्नओवर है, कोई रिसिप्ट है, तो उसका आपको 8% दिखाना होता है। देखिए यहाँ पर भी मेंशन किया। तो यहाँ पर भी यही है कि ऐसा नहीं है कि आपका सपोज करें टर्नओवर अगर 1 करोड़ का है सपोज यहाँ पर, तो आप उसका जो है 6% मिनिमम दिखा देंगे 6 लाख रुपए, और एक्चुअल में आपका जो प्रॉफिट है दोस्तों वो सपोज करें आपका एक्चुअल प्रॉफिट 20% का है। तो इस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये मैंने प्रोफेशन के केस में भी बताया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मिनिमम जो अमाउंट है वो दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में उनका प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है और फिर वो आपसे क्लैरिफिकेशन भी ले सकता है, वो आपकी स्टेटमेंट आपसे मांग सकता है। तो स्टेटमेंट में अगर वो देखेगा कि आपने तो खर्चे जो हैं वो 20 लाख के हिसाब से करे हुए हैं, बट एक्चुअल में आप प्रॉफिट यहाँ पे जो अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं वो 6 लाख रुपए कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। और दूसरा एक चीज़ और आप हमेशा ध्यान रखें, यहाँ जो भी आप दोनों ही कॉलम में जो भी आप ग्रॉस रिसिप्ट या ग्रॉस टर्नओवर या सेल दिखाएंगे, आप GSTR 1 के अंदर दोस्तों अपनी सेल एक बार जरूर मैच कर लें। तो अगर GSTR 1 के अंदर आपकी, अगर आपने GST नंबर ले रखा होगा तो आप GSTR 1 फाइल करते होंगे। GST नंबर नहीं ले रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो अगर GST नंबर आपने ले रखा है और GSTR 1 आप फाइल करते हैं तो उस केस में वहाँ पर जो GSTR 1 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने टर्नओवर जो वहाँ डिस्क्लोज किया है, आप ध्यान रखें, जो कैश में आप डालेंगे और बैंकिंग मोड में डालेंगे, ये दोनों को मिला के उसके इक्वल हो जाए, तो कोई मिसमैच ना रहे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो सपोज यहाँ भी मैं मान लेता हूँ
हूँ कि जो मेरी ग्रॉस रिसिप्ट है बैंकिंग मोड में, सपोज़ वो 20 लाख रुपए है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ पैसा मुझे कैश में भी मिला है, तो सपोज़ करें मैं मान लेता हूँ कि 2 लाख रुपए जो है मुझे कैश में मिला है। तो जो मेरी टोटल रिसिप्ट है वो 22 लाख रुपए की है, या मेरा जो टर्नओवर है, या आप सेल बोल सकते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में है 20 लाख रुपए और कैश मोड में है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी देखिए जो प्रिजम्पटिव इनकम आपको दिखानी है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट तो आप मेंटेन कर नहीं रहे, तो यहाँ पे देखिए आपको बताता है अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा आया होगा डिजिटल मोड में 20 लाख, तो इसका भी आपको मिनिमम 6% दिखाना ही दिखाना है। तो 20 लाख का अगर मैं 6% कर दूंगा तो वो 1,20,000 रुपये हो जाएगा, तो मिनिमम 1,20,000 तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही बात आ जाती है, अगर आपको एक्चुअल में ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा दिखाना चाहिए। तो सपोज अगर आपको यहाँ पर 2 लाख रुपये का प्रॉफिट होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप 2 लाख रुपये दिखा दीजिए। इसी तरीके से 2 लाख रुपये आपको कैश में मिला, तो यहाँ पर भी 2 लाख रुपये पे 8% तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, तो आपको 16,000 रुपये तो दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा दिखा दीजिए। तो अगर आपका 10% का प्रॉफिट है तो सपोज करें 2 लाख पे भी, तो यहाँ पर भी आप 20,000 रुपये जो है वो दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जो मिनिमम परसेंटेज दी हुई है उतना तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ही दिखाएं, तो कम दिखाने की गलती ना करें। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अगर आप कम दिखा देंगे तो यहाँ पर भी आपके लिए टैक्स ऑडिट करवाना ज़रूरी हो जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो चलिए अब हम जो है इस इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर देते हैं। तो जो मैंने अपनी बिजनेस की इनकम है दोस्तों, प्रिजम्पटिव बेसिस पे जो मैं इनकम दिखा रहा था उसको मैंने कंफर्म कर दिया है। फर्दर ये आपसे देखिए मेरी प्रेजेंटिव इनकम 2,20,000 आ गई है। अब मैं इसको भी जो है वो कंफर्म कर देता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन भी देखिए मैंने कंफर्म कर दी है, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो रही है। तो देखिए दोस्तों आपके इतने सारे टैब जो है कंफर्म हो चुके हैं। तो आपका पार्ट ए P&L भी जो है वो कंफर्म हो चुका है। इसी तरीके से आपकी अदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए ऑप्शनल इन केस ऑफ नॉट लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 4044 फॉर अदर फील इफ एप्लीकेबल। सिंपली आपको इनमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्लिक कर देना है और कंफर्म करते चले जाना है। इनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। जो आपका मेन जो आपके शेड्यूल थे, एक तो आपका ये वाला शेड्यूल था पार्ट ए बैलेंस शीट, और एक आपका ये वाला शेड्यूल था, सॉरी बैक टू शेड्यूल चला जाता हूँ। तो एक तो आपका जो पार्ट ए बैलेंस शीट था वो आपका इंपॉर्टेंट था, जो आपको फाइल करना था। बाकी में तो आपको सिंपली क्लिक करके उसको कंफर्म करते चले जाना है। तो पार्ट ए बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पार्ट ए P&L मैंने फाइल किया दोस्तों वो इंपॉर्टेंट था। एक आपका ये वाला शेड्यूल जो है पार्ट ए P&L, ये इंपॉर्टेंट था, ये हमने फिल कर लिया है दोस्तों। सॉरी ये पार्ट ए P&L। तो नीचे आएंगे तो बाकी शेड्यूल में आपको सिंपली कंफर्म करके क्लिक करना है और उसको कंफर्म करते चले जाना है। अब आप शेड्यूल सैलरी पे आ जाएंगे। तो देखिए शेड्यूल सैलरी पे आप क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही शेड्यूल सैलरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी की डिटेल्स जो भी हैं वो सारी फिल करनी पड़ेंगी। तो सैलरी के केस में वैसे तो दोस्तों आपका पूरा डेटा जो है, आपका जो फॉर्म 16 है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है AIS से। तो यहाँ पर सारा ही डेटा आपका जो है वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ही एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से आ जाएगा। बट यहाँ पे सबसे पहले आपको जो अपने एम्प्लॉयर हैं उनकी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पे आएंगे तो जो ग्रॉस सैलरी के नीचे आप देखिए ऐड अनदर आएगा, इस ऐड अनदर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसकी डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो आपके एम्प्लॉयर की जो डिटेल है आपको, जैसे 10 नंबर वगैरह हो गया, आपका जो फॉर्म 16 है वो देख लीजिए वहाँ से मिल जाएगा। या जो 26 AS है आपका, तो 26 AS के ऊपर आपको सारी ही डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपका जो भी TDS की डिडक्शन होगी वो भी सारी मिल जाएगी, और आपका जो एम्प्लॉयर का 10 नंबर वगैरह है, उसका एड्रेस है, उसका नाम है, सारी डिटेल वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो 26 AS को एक बार आप ज़रूर देख लें। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को भी एक बार आप ज़रूर देख लें, क्योंकि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ITR को फाइल करने के लिए। तो वो दोनों आप कैसे चेक कर सकते हैं उनके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब ये इन्फॉर्मेशन हम मेंशन कर लेते हैं। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर डाल देते हैं हम। तो चलिए हम अपने एम्प्लॉयर का नाम जो है वो फिल कर लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके से जो 10 नंबर है एम्प्लॉयर का वो भी हम मेंशन कर देते हैं। इसी तरीके से आपको एड्रेस देना पड़ेगा, तो एड्रेस आप दे दीजिए। स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट जो है हरियाणा हो जाएगा। उसका पिन कोड आपसे मांगेगा ये, तो पिन कोड आप मेंशन कर दीजिए। तो अब मैं इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दिया। तो देखिए अब दोस्तों उसके बाद जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में जब आप आएंगे तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें आपको करना क्या है, अगर देखिए यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर रेटिंग,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, PSU पेंशनर हैं, अदर पेंशनर हैं, अदर हैं। तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो आप सिंपली अदर पे क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको ये सैलरी एज पर सेक्शन 71 बोलेगा, 17 सबसेक्शन 1 एज पर फॉर्म 16/AIS। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आपका फॉर्म 16 में डेटा मेंशन होगा सेम वही डेटा आपका ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम से यहाँ पर आ जाएगा। तो वो आपका जो डेटा है वो मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर बट क्या होता है कि सारा जो डेटा होता है फॉर्म 16 वो बेसिक सैलरी के अंदर आ जाता है, बट यहाँ पे आपको पूरी सैलरी का अपना जो है वो ब्रेकअप देना होगा। जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी होगी यहाँ पर आपको जो है वो ब्रेकअप देना होगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, DA कितना है, कन्वेंस अलाउंस कितना है, HRA कितना है, LTA कितना है। तो इस तरीके से आपको ब्रेकअप जो है वो देना पड़ेगा। तो आपका अगर फॉर्म 16 से डेटा आ भी रहा होगा उठ के, तो आपको सिंपली उस डेटा को जो है एडिट करना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरे केस में यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि सैलरी कम है, फॉर्म 16 नहीं मिला होगा। तो सपोज करें तो चलिए मैं इसको जो है वो पूरा ब्रेकअप दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर बेसिक सैलरी मेंशन करनी पड़ेगी। तो आप क्या है अपनी सैलरी स्लिप उठा लीजिए, उस सैलरी स्लिप को मल्टीप्लाई बाय 12 से कर दीजिए, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी का ब्रेकअप है वो सारा निकल के आ जाएगा। तो चलिए बेसिक सैलरी सपोज करें मेरी 3 लाख रुपीज़ है तो वो मेंशन कर देता हूँ मैं। इसी तरीके से आपको कुछ HRA भी मिला होगा दोस्तों, सैलरी का पार्ट होगा HRA का। तो आप सिंपली ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप फर्दर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे DA, कन्वेंस अलाउंस, HRA। तो HRA आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। तो सपोज 1,50,000 का आपको HRA मिलता है। फर्दर आपको ऐड अनदर करना चाहते हैं तो ऐड अनदर कर दीजिए। तो ऐड अनदर पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए कोई और अलाउंस आपको मिलता है, LTA वगैरह मिलता है, तो मैं अदर अलाउंस चूज़ कर लेता हूँ। तो अदर अलाउंस चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों मैं 2 लाख रुपीज़ जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने टोटल जो सैलरी आ गई है दोस्तों, मेरी जो टोटल ग्रॉस सैलरी वो 6,50,000 की आ चुकी है। उसके बाद नीचे आपसे पर्क्स पूछेगा, कुछ पर्क्स आपको मिलते हैं तो आप डाल सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हॉलीडे एक्सपेंस। तो ये आपको मालूम होंगे आपका क्या सैलरी का ब्रेकअप है। आप नीचे आएंगे, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जनरली होता नहीं है, बहुत कम ही होता है। आप नीचे आ जाएँ तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर ग्रॉस सैलरी जो है वो नज़र आ जाएगी 6,50,000 की। तो अब आप इस इन्फॉर्मेशन जो है ऐड कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही इसके ऊपर मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों, तो ये देखिए आपको ऊपर आपके एम्प्लॉयर की डिटेल दिखा देगा। नीचे देखिए इसने आपकी सैलरी का जो है वो ब्रेकअप दिखा दिया है। टोटल 6,50,000 की आपकी सैलरी है और आपका ये ब्रेकअप है। तो आपका पूरा ब्रेकअप आपको नज़र आ गया है। आप थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, आपकी 6,50,000 की आपकी सैलरी आ गई। या फर्दर नीचे आएंगे तो देखिए जब आप नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही अलाउंसेस जो है वो 50,000 के नज़र आ जाएंगे। तो देखिए इसको मैं बंद कर देता हूँ टैब को। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 के अंदर अलाउंस टू द एक्सटेंट अंडरस्टैंड, तो ये 50,000 के अलाउंस वो हैं दोस्तों HRA का अलाउंस जो हमने स्टार्टिंग में फिल किया था। तो ये स्टार्टिंग में ही हमने फिल किया था। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, बट हमने फिल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से देखिए दोस्तों, आप अगर कोई और अलाउंसेस भी आपको मिलती हैं, आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, जैसे अगर आपकी LTA आपको मिलता है सैलरी के अंदर, उसकी एग्जम्पशन आप क्लेम करना चाहते हैं, कोई और अलाउंस की एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, तो सिंपली आप ऐड अनदर करके उस अलाउंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने HRA का अलाउंस पहले ही ऐड कर चुका था तो इसलिए यहाँ दिख रहा है। अगर आपके केस में अगर वहाँ करना भूल जाते हैं तो यहाँ पर भी आप ऐड अनदर करके इन अलाउंस को ऐड कर सकते हैं। तो आप नीचे आ जाइए, 6 लाख की आपकी नेट सैलरी आ गई। उसके बाद और नीचे आएंगे तो देखिए आपको डिडक्शन भी 50,000 की दोस्तों मिल गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाती है आपको सैलरी के ऊपर, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) के अंदर। तो ये 50,000 की मिल गई है। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर दें। तो आप इसको सेव कर देंगे, लास्ट में आप इसको कंफर्म कर देंगे। तो आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है दोस्तों वो 5,50,000 आ चुकी है। हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए मेरी सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी जो है दोस्तों वो कंफर्म हो चुकी है। मैं नीचे आ जाता हूँ तो देखिए मेरा सैलरी वाला टैब भी कंफर्म हो चुका है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ये दिखा देगा। अब मुझे जो है अपना कैपिटल गेन वाला जो शेड्यूल भी है दोस्तों मेरे को फिल करना है। तो पहले मैं कैपिटल गेन का आपको शेड्यूल फिल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको CG और 112 दोनों ही नज़र आ जाएंगे, जो कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर आप दोस्तों क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप शेड्यूल कैपिटल गेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा क्या आपने कोई लैंड और बिल्डिंग भी सेल की है। तो दोस्तों अगर आपने कोई लैंड और बिल्डिंग सेल की है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। बट यहाँ पर हमें शेयर मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, हमने शेयर सेल किए हैं, म्यूचुअल फंड सेल किए हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 111 आप चूज़ कर लेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए दोस्तों आप सेक्शन 112 चूज़ कर लेंगे। इन दोनों को चूज़ कर लीजिए। इसके बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू कर देंगे तो देखिए आपका कुछ इस तरीके से जो है आपको पेज नज़र आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका इस तरीके से पेज आपको नज़र आ जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 111 के अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिल करना है, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जो टैब है आपको इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। आपको फर्दर ये ऐड डिटेल के लिए बोलेगा, तो अब आप यहाँ पे ऐड डिटेल कर सकते हैं।
तो देखिए जैसे ही आप ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा। ये आपको टॉप में नज़र आ जाएगा सेक्शन 111A। आप इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए और अपनी वैल्यूज़ यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके लिए एक्सेल मेंटेन किया हुआ है, जहाँ मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है कैलकुलेट किया हुआ है। तो वो एक्सेल फाइल जो है मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है दोस्तों वो 13,000, सॉरी ये फाइल, तो जो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 34,614 है। तो जो मेरी परचेज वैल्यू है 45,13,000 है और जो मेरी सेल वैल्यू है 45,47,000 है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर आपको जो है आपकी सेल वैल्यू मेंशन करनी है। तो मेरी जो सेल वैल्यू है वो है 45,47,876। तो ये मेंशन कर देता हूँ 45,47,876। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए इसको, 45,47,876। तो 45,47 तो ये मैंने मेंशन कर दी है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अब आपको ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलेगा विदाउट इंडेक्सेशन। तो क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसको उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, मीन्स महंगाई का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता है। तो आपने जब भी वो परचेज किए होते हैं वही सेम कॉस्ट ये उठा लेता है। तो आप परचेज कॉस्ट देख लीजिए क्या थी, 45,13,262। तो 45,13,262 आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। अगर कुछ खर्चा वगैरह आपका हुआ है तो सिंपली आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो देखिए आपका प्रॉफिट जो है 34,614 ये आ चुका है। तो आपको सिंपली इसको ऐड कर देना है। तो आप इसको ऐड कर दीजिए। तो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा शेयर को सेल करने से, तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 34,614 का वो नज़र आ गया है। इसी तरीके से ये 112A के अंदर जो है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखाना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड डिटेल कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके से जो है टैब नज़र आ जाएगा। आप सिंपली ये व्यू शेड्यूल 112 है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक वो बोलेगा डाउनलोड CSV टेम्पलेट, अपलोड CSV। तो अगर आपकी जो परचेजिंग है वो 31 जनवरी 2018 से पहले की परचेजिंग है दोस्तों, तो उस केस में और आपके ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए CSV टेम्पलेट और उसको फिर आप फिल कर दीजिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपको अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करेंगे और 31 जनवरी 2018 से पहले आपने परचेज़ किया तो फिर आपको एक एक शेयर की डिटेल देनी पड़ेगी कि आपने वो शेयर कब खरीदा और कब सेल किया। तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके एक दो ही ट्रांजैक्शन है फिर आप उसको मैनुअली भी जो है फिल कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ सिंपली आप ऐड डिटेल कर लीजिए। तो जैसे ही आप देखिए ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेगा तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको दिखाएगा शेयर ऑब्लिक यूनिट एक्वायर्ड, कि आपने जो शेयर है जो आप सेल कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं आपने कब परचेज़ किए थे। तो देखिए यहाँ पर आपको डेट देगा ये ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, आफ्टर 31 जनवरी 2018। तो अगर आपने 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज़ करेंगे हो, जैसा कि मैंने बताया था, आपको उस केस में फिर इंडिविजुअल शेयर की डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए शेयर का आपको ISN कोड देना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता हूँ दोस्तों, तो ये आपका शेयर का ISN कोड है। जैसे ये शेयर आपने सेल किया तो ये आपको ISN कोड वहाँ मेंशन अगर आप करेंगे, देखिए अगर मैं इसको मेंशन करता हूँ तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ISN कोड को, ये पेस्ट होगा नहीं, हाँ पेस्ट हो गया। देखिए जैसे ही देखिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया तो देखिए आपका यहाँ पर उसने दिखा दिया है अशोक लेलैंड लिमिटेड, तो उसने नाम भी दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको एक एक शेयर की डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। तभी मैंने आपको बोला था अगर आपकी परचेज 31 जनवरी 2018 से पहले ही है तो आप वो CSV डाउनलोड जो है वो टेम्पलेट कर लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। अदरवाइज एक दो शेयर है तो आप उसकी डिटेल मैनुअली भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने थे, सेल प्राइस क्या थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये सब आप जो है मेंशन कर दीजिए। बट हमारे केस में जो परचेजिंग है दोस्तों वो 31 जनवरी 2018 के बाद ही है सारी परचेजिंग। तो आप देख सकते हैं मेरे केस में जो शेयर परचेज किए हैं वो 2020 में किए हैं और 2022 में सेल किए हैं। तो मेरी जो परचेजिंग 18 के बाद है, तो यहाँ पे आपको क्या है एक एक शेयर की डिटेल नहीं देनी होती है, टोटल सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू जैसे कि आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में किया था वैसा ही करना है। तो यहाँ पर भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप मेंशन कर दीजिए। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी देखिए 45,33,942 है। तो 45,33,932 आपकी जो है वो सेल वैल्यू है, 45,33,942 है, सॉरी 942 है। तो ये मैंने जो है सेल वैल्यू मेंशन कर दी है। इसी तरीके से आपको परचेज वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो परचेज वैल्यू आपकी 45,13,262 है। तो 45,13,262 की मेरी परचेज वैल्यू है। अब आपने कुछ खर्चे दोस्तों उसको ट्रांसफ़र करने भी किए होंगे, जो आपके फीस वगैरह होती है एक्सचेंज की, आप मेंशन कर दीजिए। सपोज़ करें वो 500 है, आप देख लीजिएगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो वहाँ आपको वो दिखा देगा। तो मैंने ये सारी डिटेल मेंशन कर दिया। मैं इसको जो है ऐड कर देता हूँ। तो देखिए जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो देखिए इसने यहाँ पर डिटेल एक बार दिखा दिया आपको। आपने 31 जनवरी 2018 के बाद जो है परचेज़ की हैं उसकी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल और ये सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। और इसी तरीके से आपको यहाँ लास्ट में वो प्रॉफिट भी दिखा देगा। देखिए 20,180 का आपको प्रॉफिट हो गया है। अब आप इसको जो है कन्फर्म कर देंगे।
तो देखिए दोस्तों, अब मैंने अपना ये जो कैपिटल गेन वाला शेड्यूल है ये भी जो है मैंने कंफर्म कर दिया। तो देखिए दोनों ही शेड्यूल मेरे कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल दोनों ही कंफर्म हो चुके हैं। तो मैंने कैपिटल गेन कंफर्म कर दिया, इसी तरीके से जो सैलरी है मैंने वो कंफर्म कर दी, और प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो हमने इनकम दिखानी थी वो भी दिखा चुका हूँ। अब जो बाकी टैब बचेंगे दोस्तों, आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंफर्म पे क्लिक कर देना है और सबको जो है आपको कंफर्म करते चले जाना है। जैसे डीईपी है, आपको देखिए डेप्रिसिएशन का शेड्यूल, आपको कोई काम नहीं है इसमें, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद लास्ट में आके सिंपली इसको जो है आप कंफर्म कर दीजिए। तो बाकी सारे शेड्यूल में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इनको क्लिक कर देना है और एक एक करके आपको जो है वो कंफर्म करते चले जाने हैं, ताकि आपकी ये वो जो फॉर्मेलिटी है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपका जो है प्रिजम्पटिव बेसिस पे है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए नहीं है, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है, कोई एसेट आपके पास नहीं है, तो इसलिए आपको ये जो है ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की। बट स्टिल मैं आपको कुछ 2-3 शेड्यूल और बता देता हूँ। जैसे अदर सोर्सेज में आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपकी कोई इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड की इनकम है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है इसको फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से साइला हो गया, बाफला हो गया, सीएफएल हो गया, ये सारे ही शेड्यूल पे आप टिक कर दीजिए और इसको जो है सेव कर लीजिए। 80G के अंदर अगर आपने कोई डोनेशन दी है, चैप्टर 6A के अंदर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 80C के अंदर आपकी कोई डिडक्शन है, 80D के अंदर है, वो सारे ही शेड्यूल आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो देखिए जैसे ही आप चैप्टर 6A के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ आपको जो है इस तरीके से पेज जो है वो नज़र आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शेड्यूल 6A का पार्ट बी आपके पास आ चुका है। देखिए तो जैसे ही आप पार्ट बी में आएंगे तो देखिए यहाँ पे ऐड डिटेल के लिए बोलेगा, तो आप ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे सेक्शन दिखा देगा ये। 80C के अंदर 80E इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, 80CCC पेंशन फंड, 80CCD1, 80DD, तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो अगर आपका 80C है, सपोज आपने 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, सपोज अगर आपने जैसे 10,000 रुपये की अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ सिंपली मेंशन कर दीजिए और सिंपली इस पेज को जो है आप ऐड कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ आएंगे और अब आप इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। इसी तरीके से पार्ट सी में आएंगे तो देखिए दोस्तों, पार्ट सी के अंदर भी आपको बहुत सारे डिडक्शन आपकी जो है नज़र आ जाएंगी। जब आप इसके ऊपर ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे डिडक्शन आपको सेक्शन नज़र आ जाएंगे। तो आपके काम के यहाँ पर ज़्यादा सेक्शन होने वाले नहीं है, तो आप सिंपली इसको कैंसिल कर दीजिए और आप सिंपली इसको बाहर आ जाइए। इसी तरीके से पार्ट सी और पार्ट डी है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे सेक्शन आपको नज़र आ जाएंगे। आप एक एक करके चेक कर लीजिए। आप जब ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर मैंने 80C के अंदर डिडक्शन जो है वो 80C के अंदर फिल कर दी है। अब मैं इसको भी जो है वो कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए जब आप लास्ट में आएंगे तो दोस्तों आपका ये वाला शेड्यूल भी जो है कंफर्म हो चुका होगा। तो मैं नीचे आ जाता हूँ। तो देखिए नीचे जब मैं आऊँगा तो शेड्यूल 6A भी आपने कंफर्म कर लिया है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपकी अदर सोर्सेज से कोई इनकम है, इंटरेस्ट डिविडेंड, तो आप यहाँ पे जाएं और उसको ऐड कर लें। तो सारे ही शेड्यूल को आप क्लिक करते चले जाएँ और कंफर्म करते चले जाएँ। अब मैं थोड़े से जो काम के कुछ शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पार्ट बी TI टैक्स पेड और पार्ट बी TTI, तीन जो है शेड्यूल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं मान के चलूँगा कि आप सारे शेड्यूल जब कंफर्म कर चुके होंगे ऊपर वाले, तो जब आप नीचे आएंगे पार्ट बी TI में, तो आपको सिंपली इसके ऊपर कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे आपकी वो टोटल इनकम का पूरा ब्यौरा दे देगा कि आपकी टोटल इनकम कौन कौन सी है, किस किस हेड से आपने जो है इनकम यहाँ पर शो की है। तो देखिए दोस्तों, पूरी ही इनकम की आपकी डिटेल आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं आपकी जो आपने सैलरी की इनकम दिखाई थी 5,50,000 की, वो आपको नज़र आ गई है। थोड़ा सा जब आप इसको नीचे करेंगे तो देखिए प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तो आपने जो PGBP की इनकम दिखाई थी, आपने जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम दिखाई थी 2,20,000 की, वो आपको नज़र आ गई है। थोड़ा आप नीचे और आएंगे तो कुछ कैपिटल गेन था आपका 54,794 का, जहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था आपका 34,000 और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 20,118। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों जो मेरा है उसके ऊपर 10% टैक्स लग जाता है। अगर मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो मेरा प्रॉफिट है केवल 20,180 का है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसी तरीके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर स्पेशल रेट लग जाता है 15% के हिसाब से। तो आप नीचे आएंगे तो देखिए सारी ही इनकम आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो आपकी जो टोटल इनकम हो गई वो 8,24,000 हो गई, जिसमें से कुछ स्पेशल रेट लग जाएंगे 54,000 के, कुछ आपको डिडक्शन मिल गई 10,000 की। फर्दर आप नीचे आएंगे, देखिए 814 आपकी टोटल इनकम हो गई। आप नीचे आ जाएं और सिंपली आप जो है इसको कंफर्म कर दें। तो देखिए दोस्तों, जब आपकी इस तरीके की इनकम होती है, कैपिटल गेन की इनकम होती है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका 15% जो है टैक्स लग जाता है, और इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका जो है 10% टैक्स लग जाता है, तो उस केस में आपका कुछ शेड्यूल स्पेशल इनकम कहीं आ रहा होगा तो आप उसको भी एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिए। देखिए ये आपका है शेड्यूल स्पेशल इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट। तो शेड्यूल SI जो है वो स्पेशल इनकम का शेड्यूल होता है दोस्तों, इसको भी आप जरूर कंफर्म कर लीजिए। इस शेड्यूल के अंदर भी सिंपली आपको जिस भी
आपके शेड्यूल के ऊपर आपकी स्पेशल इनकम से टैक्स रेट लगना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल 15% और 10%। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो इस शेड्यूल को भी सिंपली आप कंफर्म कर दीजिए। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपको सारे ही शेड्यूल जो है वो कंफर्म करके चलने हैं एक एक करके, चाहे आपका काम का हो या ना हो। तो जो काम वाले शेड्यूल है वो मैं आपको सारे जो है वो बताता जा रहा हूँ। तो देखिए जब आप शेड्यूल स्पेशल इनकम पे आएंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% जो आपको टैक्स लगना है वो इसने यहाँ पर दिखा दिया। और आपका देखिए यहाँ पे अगर मैं लास्ट में जाऊँगा तो आपका देखिए इसने टैक्स भी कैलकुलेट कर रखा है 15% के हिसाब से। थोड़ा सा इस साइड आप जब इसको करेंगे तो देखिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था आपका दोस्तों वो 34,614 का था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही देखिए इसने 15% टैक्स लगा दिया है, 5192 का टैक्स बन गया है। नीचे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो आपका 20,120 था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं है, तो इसने इसको जीरो कर दिया है। आप सिंपली लास्ट में आएंगे और इस शेड्यूल स्पेशल टैक्स को भी जो है वो कंफर्म कर देंगे। तो जो आपका शेड्यूल स्पेशल इनकम है वो भी कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे ही शेड्यूल दोस्तों कंफर्म करने हैं, कोई भी शेड्यूल छोड़ना नहीं है। जो भी शेड्यूल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मैं केवल आपके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप ये शेड्यूल स्पेशल इनकम भी जो है कंफर्म कर देंगे। इसी तरीके से एक छोटा शेड्यूल मैं दोस्तों आपको और बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो जो कैपिटल गेन की इनकम थी, आपने जब वो कंफर्म करी थी कैपिटल गेन और शेड्यूल 112 है, तभी ये जब दोनों इनकम आप कंफर्म कर लेंगे तो दोबारा से आप क्या करें, जो शेड्यूल आपका कैपिटल गेन होगा इसके ऊपर आप एक बार दोबारा से ज़रूर कंफर्म कर लें। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से जो है वो पेज नज़र आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से पेज नज़र आ जाएगा। आपको क्या करना है, लास्ट में आ जाना है और लास्ट में आप आएंगे तो देखिए आपको ये एफ में नज़र आ जाएगा इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे अब आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि ये जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था 34,614 का और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,118 का, ये किस किस क्वार्टर में कितना कितना हुआ था, ये डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, वैसे तो आपके ऊपर ये पूरी एक्सेल आपके पास बनी होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस क्वार्टर में आपको कितना गेन हुआ है और सिंपली आप मेंशन कर सकते हैं। आपको ऐसे ही मेंशन करना है, बट अब मैं आपको एक थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ अगर आपको नहीं भी समझ आता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, इसका जो पर्पस होता है डालने का, आपसे बाद में एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है। तो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 34,614 था, उसके ऊपर देखिए 15% टैक्स लगा था। तो आपका वो जो 34,614 का टैक्स था आपका, उसको जो है ब्रेकअप देना पड़ेगा यहाँ आपको कि किस क्वार्टर के अंदर कितना आपको प्रॉफिट हुआ है। जैसे 15 जून तक कितना हुआ, 16 जून से 15 सितंबर, 16 सितंबर से 15 दिसंबर, 16 दिसंबर से 15 मार्च और 16 मार्च से 31 मार्च। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग इसके लिए करनी पड़ेगी, तो सिंपली आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है आप ये जो फर्स्ट डेट है अप टू 15 जून इसके अंदर ही फिल कर दीजिए 34,614। तो वैसे आपके पास पूरा ब्रेकअप होगा तो आप ज़रूर जो है यहाँ मेंशन कर दीजिए, यहाँ ज़ीरो कर दीजिए, ज़ीरो कर दीजिए, इसको जो है वो ज़ीरो कर दीजिए। तो देखिए आपने जो पूरा प्रॉफिट था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर दिखा दिया। इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दोस्तों, उसके ऊपर आपका 10% लग जाता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है देखिए आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पर भी आप जो है जिस क्वार्टर में जितना जितना प्रॉफिट हुआ उतना दिखा दीजिए। तो 20,180 का जो प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर भी मैं जो है अप टू 15 जून तक ही दिखा देता हूँ। तो आपको ये है सब में मेंशन करके चलना है, आप एक बार देख लीजिएगा अपनी स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको अभी नहीं दिखाएंगे तो जब वैलिडेशन के टाइम पे आप अपनी रिटर्न को कंफर्म करेंगे तो वहाँ पर आपको ये एरर दिखा देगा। तो उस केस में फिर आपको उस एरर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इसी शेड्यूल पे ले आएगा और आपको फिर ये जो है ये वाली इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो आप पहले से ही इस इन्फॉर्मेशन को फिल करके चलें ताकि जब आप जो है अपनी रिटर्न को वैलिडेट करें तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीके की एरर ना आए। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से पेज नज़र आ जाएगा। तो आपने ये देखिए जो शेड्यूल है ये कंफर्म कर दिए हैं, आपने उसका ब्रेकअप भी दे दिया है 34,000 का और 20,000 का। अब आप नीचे आ जाएं और सिंपली इसको कंफर्म कर दें। तो देखिए आपकी इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। तो बाकी जो टैब बचे हैं दोस्तों आप उनको भी ज़रूर कंफर्म कर लें। तो आप लास्ट में आ जाएँ। तो जब आप लास्ट में आएंगे तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था पार्ट BTI, तो ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ये मैंने कंफर्म कर दिया था। उसके बाद टैक्स पेड, तो यहाँ पर जो भी आपका TDS कटा होगा यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हर तरीके के टैक्स की आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देगा। कोई आपका TDS कटा होगा सैलरी के ऊपर या अदर देन सैलरी, या उसके अलावा कोई आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स जो है वो पे किया होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस टैब के अंदर दिखा देगा। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से कॉलम नज़र आ जाएगा दोस्तों। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का ये कॉलम आपको दिखा रहा है। अगर आपका कुछ कटा हुआ तो ऑटोमेटिकली ही ये AIS से पॉपुलेट होता है या 26AS से आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखा देगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई इसके अलावा अदर देन सैलरी को TDS है तो यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरीके से आपका 16B, 16C, 16D, 16E, ये क्या होता है कि
अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की होती है या फिर आपका पर्क्स के ऊपर टीडीएस कटता है तो वो सारे ही टीडीएस यहाँ पे आपका दिखा देता है। कोई रेंट के ऊपर टीडीएस होता है वो यहाँ दिखा देता है। इसी तरीके से वो टीसीएस की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। इसी तरीके से 22-23 में अगर आपका कोई एडवांस टैक्स आपने पे की है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, तो वो यहाँ पर दिखा देगा। तो चलिए यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो टीडीएस है दोस्तों कुछ कटा होगा सैलरी के ऊपर, उसको हम ऐड कर लेते हैं। अगर नहीं दिखा रहा है तो आप फॉर्म 16 से एक बार जरूर मैच कर ले, वैसे आपको यहाँ पर दिखा देगा बाय डिफॉल्ट ही। तो अगर आपको कुछ मिसमैच लगता है तो उसको एडिट कर सकते हैं या फिर आप जो है उसको दिखा सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या रहेगा, आपको सिंपली ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर की डिटेल देनी पड़ेगी। एम्प्लॉयर का टैन नंबर देना पड़ेगा जो कि आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा या 26 AS से भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं टैन नंबर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए आपकी जो चार्जेबल सैलरी थी और उसके ऊपर टीडीएस कितना कटा। तो दोस्तों देखिए ये आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा कि आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी थी। फॉर्म 16 के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंदर आपका चारों क्वार्टर के अंदर सैलरी कितनी क्रेडिट हुई वो भी दिखा देगा और टोटल टीडीएस आपका जो है दोस्तों कितना कटा वो भी दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 5,50,000 की सैलरी थी और उसके ऊपर जो टीडीएस जो कटा होगा दोस्तों 5,50,000 के ऊपर यहाँ मैं टीडीएस भी जो है मेंशन कर देता हूँ। 25,000 का जो है टीडीएस में यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो आप भी जो है एक बार चेक जरूर कर लीजिए और फॉर्म 16 से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आप मेंशन कर दीजिए। अब मैं इस डिटेल को जो है ऐड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो अब मेरी यहाँ पर आपको जो मैंने यहाँ पे टीडीएस मेंशन की है आपको यहाँ पर अब वो नज़र आ जाएगा। तो देखिए 25,000 का टीडीएस था दोस्तों, आपको यहाँ पर नज़र आ गया है 25,000 का टीडीएस। तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है और नीचे इसी तरीके से कोई अगर आपका एडवांस टैक्स भी कटा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी कटा है तो वो भी आपको सिंपली यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो 25,000 का टीडीएस मैंने दिखा दिया है। अब मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो मेरी ये वाला जो टैब है ये भी दोस्तों कंफर्म हो जाएगा और वहाँ पर भी कंफर्म लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में आ जाते हैं तो आपका ये वाला टैब भी कंफर्म हो चुका होगा। तो देखिए दोस्तों आपका ये वाला टैब भी कंफर्म हो चुका है। अब पार्ट बी टीटीआई पे आ जाइए आप। तो जैसे ही पार्ट बी टीटीआई पे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों तो आपको देखिए यहाँ पर आपकी जो टोटल इनकम का ब्रेकअप है उसके ऊपर कितना टैक्स आपका लगा वो सारा ही ब्रेकअप आपको प्रोवाइड कर देगा। तो डिफरेंट हेड से आपकी इनकम होगी और डिफरेंट टैक्स लगा होगा तो सारा ही आपको यहाँ पर जो है वो दिखा देगा। तो देखिए पार्ट बी टीटीआई आपका आ गया है। देखिए तो देखिए जो टोटल टैक्स लगा है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 72,479 का टैक्स टोटल आपके ऊपर लगा है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं शो डिटेल में। तो देखिए टैक्स एट नॉर्मल रेट, तो जो आपकी सैलरी की इनकम थी दोस्तों और जो आपकी बिजनेस की इनकम थी उसके ऊपर नॉर्मल रेट लगा होगा तो उसके हिसाब से इसने 64,000 का टैक्स दिखा दिया। स्पेशल रेट से जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वहाँ पर आपका 5192 का टैक्स लग गया। तो टोटल टैक्स आपका 69,691 हो गया। इसी तरीके से उसने 4% इसमें एजुकेशन सेस भी ऐड कर दिया। तो टोटल टैक्स आपका दोस्तों हो गया है 72,479। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है। आप फर्दर आप आएंगे तो आपने इसमें से ऑलरेडी 25,000 का टीडीएस आपका ऑलरेडी कटा हुआ जो कि मैं आपको बता रहा था। बाकी जो टैक्स है दोस्तों अमाउंट पेबल अभी भी आपका 49,440 आपको नज़र आ जाएगा। तो अब देखिए आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आई थी वो आई थी 74,438। 25,000 का आपका सैलरी के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है। तो अब आपको दोस्तों ये जो टैक्स है 49,440 का ये पे करना पड़ेगा। अब इसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो इस टैक्स को आप कैसे पे कर पाएंगे इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें और इस 49,440 को आप पे कर लें जो भी आपका टैक्स यहाँ पर आएगा। तो जब आप उस टैक्स को पे कर लेंगे दोस्तों देखिए तो उस टैक्स को पे करने के बाद आपका एक चालान नंबर 280 है दोस्तों वो जनरेट हो जाएगा। वो चालान नंबर 280 में दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका एक जो चालान नंबर 280 है वो जनरेट हो जाता है जो कि मैंने ITR 2 फाइल की थी वीडियो जो क्रिप्टो है उसके ऊपर मैंने टैक्स पेबल किया था। तो वही ये चालान मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए जब वो चालान 280 है आपको इस तरीके से वहाँ से नज़र आ जाएगा। जब वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पे करेंगे उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए पैन नंबर नज़र आ जाएगा, नेम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड 21 हो जाएगा, माइनर हेड 300 हो जाएगा। अमाउंट देखिए जो आपका वहाँ पे 49,440 था वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखिए फर्दर आपको यहाँ पर पूरी डिटेल नज़र आएगी। तो अब आपको जब ये चालान आप पे कर देंगे 49,440 का तो आपको ये जो BSR कोड है और जो चालान नंबर है और जो डेट है और जो अमाउंट है वो वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो वो कैसे आप मेंशन कर सकते हैं वो आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको दोबारा से क्या करना है, इस चालान को ऐड करने के लिए बैक टू शेड्यूल पे आ जाना है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप बैक टू शेड्यूल पे आएंगे आपको देखिए जैसे लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपको दोबारा से जो टैक्स पेड का कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये जो टैक्स पेड हम कंफर्म कर चुके हैं, दोबारा से आपको इस टैक्स पेड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप इस टैक्स पेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा आपको वो टीडीएस वगैरह जो आपने फिल किया था उसी पेज पर ले आएगा जहाँ पे आपने 25,000 का टीडीएस
जो है आपका कटा हुआ था सैलरी के ऊपर, वो आपने दिखाया था। उसके अलावा मैंने आपको नीचे बताया था आपको कुछ एडवांस टैक्स वगैरह भी नजर आ जाएगा। तो ये आपकी डिटेल है टीडीएस की। आप नीचे आएंगे देखिए तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स नजर आ जाएगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आप देखिए ऐड डिटेल कर दीजिए दोस्तों। तो जैसे ही आप ऐड डिटेल के ऊपर करेंगे क्लिक तो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मांग लेगा। तो जो चालान आपने डिपॉजिट करवाया होगा दोस्तों, जैसे ये चालान मैंने आपको बताया था डिपॉजिट करवाया है, तो यहाँ पे आपका देखिए बीएसआर कोड 7 डिजिट का होता है, चालान नंबर 5 डिजिट का, तो ये आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो ये देखिए 7 डिजिट का चालान मैं मेंशन कर देता हूँ 6390009। चलो ये 7 डिजिट का मैंने चालान मेंशन कर दिया दोस्तों। इसी तरीके से 5 डिजिट का सीरियल नंबर भी आपको मेंशन करना है। इसी तरीके से आपको जो अमाउंट थी जो आपने चालान पे किया होगा, मेरे केस में 49,440 का चालान था दोस्तों, जो हमारा पेबल अमाउंट निकलता था वो मैं मेंशन कर देता हूँ। और जिस भी तारीख में आपने पे किया होगा वो आप सिंपली चूज़ कर लीजिए डेट। सपोज 13 जून में जो है ये पे किया है या 14 जून में पे किया है, जो भी डेट में आपने पे किया वो चूज़ कर लीजिए। और अब आप इसको जो है ऐड कर लीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस डिटेल को ऐड कर लेंगे तो देखिए जैसे ही आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी तो देखिए आपका जो टोटल टैक्स पेड हो गया दोस्तों 74,440 हो गया है। आपको नीचे आना है और सिंपली इसको जो है वो कंफर्म कर देना है। तो देखिए आपकी जो डिटेल है वो कंफर्म हो चुकी है। अब आप सिंपली लास्ट में आ जाइए और अब सिंपली दोबारा से आप पार्ट बी टीटीआई के ऊपर कंफर्म कर दीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स ऑन इनकम। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कंप्यूटेशन आपकी जो है वो नज़र आ जाएगी। तो कंप्यूटेशन नज़र आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टैक्स पेबल था आपका टोटल इनकम के ऊपर दोस्तों वो 72,479 था। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसकी डिटेल भी मैंने आपको दिखा दी थी पहले भी कि ये टैक्स कैसे कैसे बना। आपका नॉर्मल रेट से 64,000 लगा, स्पेशल रेट से 5192 लगा। आप नीचे आ जाइए, जो टोटल टैक्स था देखिए आपका नीचे 74,488 था। जो टैक्स अब आपने पे कर दिया देखिए दोस्तों, अब आपका ये अपडेट हो चुका है टैक्स 74,440। अगर इसकी डिटेल में आप जाएंगे तो देखिए आपका 25,000 का देखिए आपका टीडीएस कटा हुआ था। बाकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने 49,440 का पे किया है। तो इस तरीके से जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी 74,448 की, वो सारी टैक्स लायबिलिटी आपने पे कर दी है। अब आपका कोई भी अमाउंट पेबल नहीं है, ना ही आपका कोई रिफंड बनता है। अब नीचे आप आएंगे तो इसको सिंपली एक इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ये जनरली एप्लीकेबल नहीं होती है, आप इसको नो करना है। अब आप प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो पेज नज़र आ जाएगा। तो आपको इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और चेक बॉक्स के क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। प्रीव्यू प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर आपको जो है वो क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से पेज नज़र आ जाएगा। देखिए अब पूरा ही फॉर्म दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी, नेचर ऑफ बिजनेस। एक एक टैब के ऊपर आप क्लिक करते चले जाइए। जैसे पार्टी बैलेंस शीट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपकी देखिए यहाँ बैलेंस शीट में जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल की थी दोस्तों, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। देखिए आप लास्ट में आएंगे तो हमने ये इन्फॉर्मेशन की सन्डे डेटर दिखाए थे 20,000 के, हमारे क्रेडिटर दिखाए थे, स्टॉक इन ट्रेड दिखाए थे और कैश बैलेंस दिखाया था। इस तरीके से आप एक एक टैब को जो है ऊपर आप जाएंगे और एक एक टैब को जो है वो क्रॉस चेक कर लेंगे। सारे ही टैब को एक एक क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कुछ टैब में आपकी गलती है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से सबको देख लीजिए और लास्ट में आके प्रोसीड टू वैलिडेशन दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे तो आपकी रिटर्न है वो वैलिडेट हो जाएगी। अगर कुछ एरर होगी वहाँ पे तो वो एरर आपको दिखा देगा, आप उस एरर को ठीक कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको एरर दिखेगी आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो एरर के ऊपर ले जाएगा। तो इस तरीके से देखिए बहुत लंबी हो गई आईटीआर, क्योंकि दोस्तों सारी ही चीज़ें इसके अंदर दिखानी पड़ती हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, सिस्टम भी कुछ स्लो होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।